हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत सुस्वागतम एंड वेलकम है। बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं वर्ग 8वीं का आधुनिक भारत इतिहास का अध्याय 4 उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज भाग 1। तो जो बच्चे अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? सभी अच्छे हैं? चलिए आज हम लोग देखते हैं वर्ग 8वीं का विषय आधुनिक भारत, जो कि इतिहास का सब्जेक्ट है। और आज हम लोग देखेंगे अध्याय 4 उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज भाग 1। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानेंगे, लेकिन हम लोग बिरसा मुंडा का पूरे जीवन काल को ना सही, लेकिन हम लोग थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में, इस भाग 1 में हम लोग करेंगे। तो बच्चों, आप जान रहे हैं कि झारखंड के सबसे, अगर कहा जाए कि झारखंड का अगर आभा या झारखंड का भगवान कौन है, तो वह है बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। और उन्हीं के जन्म तिथि के अवसर पर हमारा झारखंड राज्य भी 15 नवंबर को बिहार से अलग हुआ था। तो आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड का आदिवासी समाज। अब यहाँ पर बच्चों देखेंगे कि आदिवासी समाज का जिक्र जो है हमारा इस पाठ में किया गया है। तो मुख्यतः आदिवासी जो है भारत के प्रत्येक कोने में फैले हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको अभी झारखंड के बारे में जानना है कि झारखंड किस प्रकार से उपनिवेश मतलब अंग्रेजों के खिलाफ हमारे झारखंड के आदिवासी समाज का क्या योगदान था, या उपनिवेश काल में आदिवासियों का जीवन गुजर बसर कैसा होता था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, झारखंड का आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। ठीक है, तो एक तरह से याद रखना है कि झारखंड का भगवान कौन है, तो वह है बिरसा मुंडा, है ना। यानी भगवान को आभा भी, धरती आभा भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि झारखंड का आदिवासी जो समाज है वो बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में मानते थे। दूसरा है बच्चों कि बिरसा मुंडा सर्वाधिक प्रसिद्ध क्रांतिकारी व्यक्तियों में से एक थे। ठीक है, यानी ऐसे तो बहुत सारे क्रांतिकारी हुए झारखंड में या पूरे विश्व, पूरे भारत में, लेकिन जनजातियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है वह क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के रूप में जाना जाता है। बिरसा मुंडा की देखेंगे कि बिरसा मुंडा निस्वार्थ सेवा, है ना, बिना स्वार्थ का सेवा, सादा जीवन एवं उच्च आचरण के समर्थक एवं प्रचारक थे। ठीक है, तो याद रखना है कि भगवान बिरसा मुंडा निस्वार्थ सेवा, सादा जीवन एवं उच्च आचरण के वो बहुत बड़े समर्थक भी थे, और उनका वो प्रचार भी करते थे। यानी अगर कहा जाए कि उनका जो मौलिक धर्म था वह इन्हीं 3 चीजों में समन्वित था या आश्रित था, कि वह जानते थे कि जब तक हमारा समाज, जनजाति लोग, झारखंड के या पूरे भारत देश के जनजाति लोग का अगर निस्वार्थ सेवा नहीं होगी, अपने आप में निस्वार्थ सेवा नहीं करेंगे, सादा जीवन नहीं जिएंगे, अगर उनका उच्च आचरण में सुधार नहीं होगा, तो हम किसी भी तरह से अंग्रेजों से आजादी नहीं पा सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक चीज और जानना है कि बिरसा मुंडा जनजातियों के बीच फैले अंधविश्वासों का उन्मूलन करना उनका सर्वोच्च धर्म मानते थे। अभी भी अगर कहा जाए तो जनजातियों के बीच अभी भी अंधविश्वास फैली हुई है, और बिरसा मुंडा जानते थे कि जब तक अंधविश्वासों को हम दूर नहीं करेंगे, तब तक यहाँ के लोग अपने और अपने समाज के प्रति वह सही नहीं सोच सकते हैं।
तो इसलिए उनका एक और प्रबल मतलब धर्म के रूप में कह सकते हैं कि वह अपने जाति में फैले हुए अंधविश्वासों को दूर करना वो चाहते थे। बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि 1895 जुलाई का जो महीना का चर्चा हम लोग करेंगे, तो क्या हुआ कि बिरसा मुंडा अपने साथियों के साथ जुलाई के महीना में, चूंकि जुलाई का महीना जो होता है, जुलाई अगस्त का महीना, वो बारिश का महीना होता है, तो बिरसा मुंडा जो है वो जंगल गए हुए थे और उनके साथियों के साथ वो जंगल अपने गायों बकरियों को चराने के लिए ले गए थे और बहुत तेज बारिश होने लगी। चारों जैसे कि बरसात में होता है उसी तरह से बारिश होने लगी और बारिश होने के साथ ही एक तेज गरज हुई और गरज होने के बाद जिसको हम लोग तड़ित झंझा बोलते हैं, वह बिरसा मुंडा के शरीर में गिर गया। ऐसे तो बिरसा मुंडा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ कि उनका शरीर जो है धीरे धीरे लाल हो गया, लालिमा युक्त हो गया और लालिमा युक्त होने के बाद उनके मस्तिष्क में या उनके शरीर में ऐसे कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन आए कि जो अपने समाज में फैले कुरीतियों को, अंधविश्वासों को दूर करना चाहते थे। तो यह जो घटना घटी वह तब घटी जब भगवान बिरसा मुंडा का उम्र लगभग 20 वर्ष के थे। तो उस समय उनके दिमाग में या उनके पास ऐसी एक बदलाव आया शरीर में या उनके कार्य सोचने की क्षमता में ऐसे बदलाव आए कि उन्होंने अपने साथ साथ पूरे समाज को बदलना चाहते थे। तो इस तरह का उनके साथ एक घटना घटी थी जो जंगल में घटी थी, है ना। उसके बाद से ही हम कह सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा यानी 20 वर्ष के, जब वो 20 वर्ष के थे तभी से उनके मन में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बिरसा मुंडा अपने आसपास आ रहे बदलावों, चूंकि आदिवासी समाज जंगल में ही रहना पसंद करता था, जंगल के ही चीजों को खाना पसंद करता था, उनके परिवेश में रहना पसंद होता था। लेकिन अंग्रेज लोग क्या करते थे, इस परिवेश को चेंज कर रहे थे, जैसे जंगलों की कटाई कर रहे थे, है ना। और बहुत सारे ऐसे नियम लागू किए गए जो जनजातियों के लिए अपने परंपरा, अपनी संस्कृति के विरुद्ध था। तो जिसके कारण बिरसा मुंडा जो है अपने आसपास आ रहे बदलावों के प्रति और अंग्रेजी शासन के कारण उत्पन्न समस्या से वो काफी बेचैन हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया शब्द आएगा बच्चों, दीकू। याद रखेंगे दीकू क्या है। तो जनजाति लोग यानी जनजाति जो समाज के लोग हैं वह बाहरी लोग को, है ना, जो बाहरी लोग कौन, अंग्रेज, है ना। तो अंग्रेज लोग को दीकू कहते थे। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण था जो जनजाति लोग दीकू को बाहरी मानते थे और ऐसे कौन से बदलाव थे जो आदिवासियों के साथ साथ हो रहा था। इन सारे विषयों की चर्चा हम लोग करेंगे। बच्चों यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों में जनजातियों को कौन से नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत के विभिन्न राज्यों के जनजातियों के क्या नाम है। तो सबसे पहले देखते हैं हरियाणा। हरियाणा आपका यहाँ हो गया, हरियाणा साइड। तो हरियाणा में देखते हैं कि जनजातियों को गड्डी, वन, गुज्जर के नाम से वहां जनजाति रहते हैं। उत्तराखंड आपका यहाँ हो गया। तो उत्तराखंड में वहां के जनजातियों को भोटिया कहा जाता है। झारखंड जो राज्य है यहाँ पर जनजातियों का संस्थान, मुंडा, उरांव, है ना, इत्यादि नामों से जाना जाता है। राजस्थान में सहारिया और भील जनजातियां रहती हैं। गुजरात में वान, गुज्जर, राठवा। मध्य प्रदेश में बैगास, बंजारा, गोंड, है ना। यहाँ पर उड़ीसा में पराजा, बोडा,
कांडा, पोया, सौरा, खोड, है ना, इत्यादि नामों से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में बैगास, मारिया, गोड, आंध्र प्रदेश में पोया, बंजारा, गोड और कर्नाटक में माला, इरूलर। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर जनजातियां रहती हैं और आप लोग अपने बुक में यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न जातियां का नाम क्या है। ठीक है, तो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले कुछ जनजातियों के नाम हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों कि जनजाति समूह किस तरह अपना जीवन बसर करते थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जनजातियों का किस प्रकार का गतिविधि था, वह अपना जीवन यापन, गुजर बसर या आर्थिक गतिविधि किस टाइप की थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि आदिवासी लोग, कुछ आदिवासी लोग झूम खेती करते थे। तो झूम खेती का मतलब हो गया झूम झूम के। झूम झूम के कहने का मतलब ये नहीं कि नाच नाच के, झूम कहने का मतलब है कि वो घूम घूम कर खेती करते थे। अब कैसे, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि झूम खेती को घुमंतु खेती भी कहा जाता है। घुमंतु मतलब क्या हो गया, घूमने वाले, यानी एक जगह पर स्थिर नहीं रहना। ठीक है, अगर कोई जनजाति एक जगह पर स्थिर या अस्थायी नहीं रहते हैं और वह अपना जीवन गुजर बसर विभिन्न जगहों पर घूम घूम के करते हैं, तो उसको हम लोग घुमंतु कहते हैं। घूम घूम कर बेचने वाले या घूम घूम कर अपना जीवन गुजर बसर करने वाले। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि झूम खेती किस प्रकार से होती थी। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जो आदिवासी लोग थे वो क्या करते थे, जंगलों के कुछ छोटे छोटे, है ना, भूखंडों पर जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों का ऊपरी हिस्से को काट देते थे। चूंकि आदिवासी लोग, जनजाति लोग वह जंगलों में रहते थे, तो जाहिर सी बात है कि वो जंगल में भी खेती करते थे। तो जंगल कहने का मतलब है पेड़ पौधा। अब अगर पेड़ पौधा जो है, ये मान लीजिए कि ये पेड़ है, अब उन लोग पेड़ के नीचे अगर खेती करेगा तो सूर्य का धूप इस पर पड़ेगा, पेड़ पर पड़ेगा, पौधों पर नहीं पड़ेगी, जिसके कारण से खेती नहीं होगा। तो उन लोग क्या करते थे कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, उसको काट देते थे। पूरी तरह से समूल नहीं काटते थे। आप देखेंगे अगर हम लोग पेड़ का टहनी अगर काट देते हैं तो वहां पर नई टहनियां उगाएगी। अगर हम लोग तना को काट देंगे तो हो सकता है कि पेड़ मर जाए, लेकिन अगर हम लोग टहनी को काट देंगे, टहनी को हटा देंगे, तो वहां पर फिर से नई टहनियां आएगी। यानी जनजाति लोग पूरी तरह से पेड़ को काटते नहीं थे, बल्कि ऊपर वाला हिस्सा को काट देते थे ताकि यहाँ पर धूप पड़ सके। ऊपरी हिस्से को वह काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। उन लोग क्या करते थे, तो जमीन के जो नीचे जो घास फूस बचता था उसको जला देते थे। तो वो जला हुआ चीज एक तरह से पोटास का रूप धारण कर लेता था, जो कि फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होता था। तो जलाकर साफ कर देते थे एवं राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे, यानी पूरी तरह से नेचुरल, कोई इसी प्रकार का यूरिया, सल्फेट, डीएपी, फास्फेट, दवा, ये सब कुछ नहीं, है ना। यानी जो पेड़ पौधा का जो घास फूस हो गया उसको सुखा के जला दिया और वहीं पर राख को फैला देते थे। उसके बावजूद भी उन लोग ज्यादातर क्या करते थे, कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे, है ना। पेड़ों को कुल्हाड़ी से काट दिया, है ना, और काटने के बाद उन लोग क्या करते थे, कुदाल से खेत को खुरच कर, है ना, जोतते थे। ट्रैक्टर का यूज नहीं करते थे, है ना। उन लोग क्या किया, कुदाल से ही जमीन को खुरच दिया, यानी ज्यादा जोतना नहीं है। खुरच कर बीजों को जमीन में बिखेर देते थे, यानी रोपने का जब काम होता था तो वो रोपने के जगह पर उसको बीजा को चारों तरफ बिखेर देता था
और जब बिखेर देने के बाद फिर उस पे प्रायः नेचुरल तरीके से बरसात होती है, बरसात में ही ये खेती बाड़ी ज्यादा करते थे, है ना। तो जब फसल फिर तैयार हो गया तो तैयार फसल को काट लेते थे और काटने के बाद फिर उस जमीन को छोड़ देते थे, ठीक है। फिर उस पर दूसरी फसल, अस्थाई कृषि में क्या होता है कि एक ही जमीन पर हम बार बार फसल को उगाते हैं। लेकिन घुमंतु खेती में, झूम खेती में क्या होता है कि अगर एक बार वहां पर हम फसल उगा लिए तो फिर वहां से उठ के दूसरे जगह चले जाना है। फिर जब दूसरे जगह जाएंगे तो वहां पर भी जंगलों को हम टहनियों को काट देंगे, फिर उसका जो है राख को फिर हम जमीन में फैला देंगे। तो इस तरह से वो करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती थी कि जिस जगह पर वो खेती कर लेते थे वहां पर वो दूसरी बार नहीं करते थे, वो दूसरी जगह पर चले जाते थे। तो यहाँ पर वो खाली जब जमीन हो जाती थी तो जंगल ऑटोमेटिक जो है इस खाली जमीन पर पेड़ जो है पहले से था, लेकिन ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर पेड़ पौधे अपने आप उगाते थे। तो यह जमीन जो है वो बर्बाद नहीं होता था। यानी दूसरी जगह जब झूम खेती कर रहे हैं तब तक ये जंगल पुनः बन चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसी के नाम से इसको झूम खेती कहा गया है या घुमंतु खेती कहा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जनजाति लोग जो है वो जंगलों पर रहते थे, उनका पूरी तरह से जीवन जो है वो जंगलों पर निर्भर था और इसीलिए वो बेरोक टोक, यानी कोई मतलब बिना टोक टाक का वो जहां तहां जैसे तैसे आना जाना करते थे, ठीक है। तो वे जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाते थे। यानी अगर देखा जाए तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, उनके जीवन पर किसी भी तरह से कोई दखल अंदाजी नहीं था। तो इसको आप लोग उतार लेंगे। इस तरह से हम लोग देखते हैं बच्चों कि कुछ जो जनजाति थे वो क्या करते थे, शिकारी और संग्रहकर्ता दोनों ही थे, ठीक है। तो कुछ जनजाति जो है झूम खेती करते थे, घूम घूम के खेती करते थे, लेकिन कुछ जनजाति क्या करते थे, वो शिकारी भी थे और संग्राहक भी थे। तो यहाँ पर वो देखेंगे कि आदिवासी समूह जो थे वो पशुओं का शिकार करते थे। यानी जंगल में जो भी पशु मिल गया, जैसे बंदर हो गया, चीतल हो गया, खरगोश हो गया, चूहा हो गया, है ना, इन सभी चीजों को वो शिकार करते थे। और वन उत्पाद, जो वन से उत्पाद होते थे, जो वन से मिलने वाले जड़ी बूटियां थे, उनको भी वो इकट्ठा करते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो देखेंगे बच्चों कि मधु जो होता है वह जंगल में ही ज्यादातर पाया जाता है। तो जो शिकारी समूह होते थे, जो जंगल जाते थे, वहां से वो मधु का भी जो है वो रस लाकर अपना जीवन बसर करते थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ जो है जनजाति जो थी वह जंगलों पर पशुओं का शिकार करती थी, जैसे बंदर, हिरन, चूहा, चमगादड़, गिलहरी, खरगोश, बहुत सारे जंतुओं का वो शिकार करके खाते थे। और उनका परिवार कंदमूल, फल एवं रस्सी के लिए वृक्षों की छालों के लिए घूमते रहते थे, है ना। तो अभी भी देखेंगे कि बाजार में जो टोकरी होता है, रस्सी होता है, जंगली रस्सी होता है, तो वो ज्यादातर जनजाति लोग ही जंगल से, जैसे आप देखिएगा पत्ता वाला, सरे पत्ता वाला पत्तल देखिएगा, है ना, तो दतुवन देखिएगा, सरे दतुन है, तो यह जंगल से ही जनजाति लोग लाते थे और उसे बाजार में बेचकर अपना गुजारा बसर करते थे। तो जनजातियों के लिए जाल हो गया, जाल से वो मछली पकड़ते थे नदी नालों में, है ना। लाठी हो गया, लाठी से वो जानवरों को मारने का काम करते थे। तथा कुल्हाड़ी से वो अगर जमीन में कुछ मिल गया तो उसको वो निकालने का काम करते थे। इनके प्रमुख उपकरण थे, ठीक है, जो जंगल में शिकार के लिए जाते थे। और यहाँ पर देखेंगे कि टहनियों तथा पत्तों से निर्मित कुंभा इनका आवाज था। और इस तरह के आवाज जो है वो ओडिशा के खोड़
समुदाय इस तरह के आवास में रहते थे। तो कुनबा क्या होता था, तो कुनबा में पेड़ का जो टहनी होती थी, उन टहनियों को जो है मतलब इस तरह का बनाते थे, कुंभा जैसा वो इस तरह का बनाते थे कि ताकि ऊपर से अगर मूसलाधार वर्षा भी हो जाए तो यह कुंभा किसी तरह से कुछ नहीं होता था। इतना बेजोड़ वो बनाते थे। तो टहनियों तथा पत्तों से निर्मित कुंभा इनका मुख्य आवास था और ये खास करके उड़ीसा के खोड समुदाय जो है इस तरह का कुंभा बनाकर रहते थे। अगर मूसलाधार बारिश भी हो गई तो इन कुंभा पर किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक चीज याद रखना है बच्चों कि जब भी वो शिकार पर निकलते थे, ठीक है, जनजाति लोग जब भी शिकार पर निकलते थे तो वह समूह में निकलते थे, ठीक है, और समूह में निकलने के बाद जो भी जानवर हाथ में आ गया उसे लोग आपस में बांट लेते थे और मस्ती से आनंद से अपना गुजर बसर करते थे। अब यहाँ पर खाना पकाने के लिए वह साल यानी सखुआ और महुआ के बीजों का वो तेल इस्तेमाल करते थे, ठीक है, यानी जनजाति लोग जो है वह खाना पकाने के लिए जो तेल इस्तेमाल होता था वो सखुआ का बीज और महुआ का बीज, ठीक है, वो उसका तेल निकालकर वह इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर देखेंगे कि जब वो स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वह खोड़ समुदाय के लोगों से ही कहते थे। यानी वो क्या करते थे कि बहुत सारे जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल जो है वो करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुआ चीज को वो बाजारों में बेचते थे। और अगर किन्हीं व्यक्ति को चमड़ा की जरूरत होता था या चमड़ों के रंगाई के लिए कुसुम और पलाश का जो फूल की जरूरत होती थी तो वह इन्हीं जनजातियों को बोला करते थे और वह जनजाति जो है उन्हें जरूरतमंद लोगों को लाके देते थे और इस तरह से उनका एक देहात का बाजार चलता था। बच्चों यहाँ पर याद रखेंगे कि जनजातियों के पास मुद्रा की सुविधा नहीं होने के वजह से, है ना, नहीं होने कारण वो वस्तु का विनिमय का प्रचलन था। वस्तु विनिमय मतलब क्या हो गया कि वो सामानों का अदला बदली करते थे। जैसे अगर किन्हीं के पास चावल है और किन्हीं के पास गेहूं है तो वह आपस में बदल लेते थे, तो उसी को बोला जाता है वस्तु विनिमय, है ना। लेकिन जो वस्तुएं, है ना, जो वस्तुएं वो नहीं उगा पाते थे और जिनकी जरूरत होती थी तब वो बाजार में जाके उसको खरीदते थे। और चूंकि आदिवासियों के पास, जनजातियों के पास पैसे नहीं होते थे जिसकी वजह से वो सूदखोरों के पास, है ना, वो कुछ पैसे उधार लेते थे और इस तरह से जो जनजाति जो थी वह सूदखोरों और पूंजीपतियों के पास वो फंसते चले जाते थे। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है बच्चों कि बेंगा जाति खुद जंगल का संतान मानते थे एवं जंगल की उपज पर ही जिंदा रहते थे, ठीक है। बेंगा जाति खुद को जंगल का संतान मानते थे और वो जंगल का जो भी उपज होती थी उसको ही खा पी कर जिंदा रहते थे और मजदूरी इनके लिए अपमान थे, ये मजदूरी नहीं करते थे। कुछ जनजाति मजदूरी करते थे, जब उनको पैसे की जरूरत होती थी तो वो किन्हीं के यहाँ मजदूरी करके कुछ पैसा कमा लेते थे और उससे अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीद लेते थे। झारखंड में बिरहोर और कोरबा, झारखंड में बिरहोर तथा कोरबा जनजाति भोजन संग्रहकर्ता एवं शिकारी दोनों थे। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि झारखंड में जनिया शिकारी के नाम से भी होता है, जिसमें घर की औरतें जो हैं वो शिकार के लिए निकलती हैं। तो वो चीजें जो आपस पैदा नहीं कर पाते थे, जिन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीदनी पड़ती थी, उसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचती थी। यानी कुछ चीजें जो होती थी जो आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए जरूरत होती थी, तो वह पूंजीपति या व्यापारी के पास, वो अपना महाजनों के पास जो है आश्रित रहते थे और महाजन या व्यापारी क्या करते थे कि उन्हें महंगे दाम पर बेचते थे और इस तरह से आदिवासी जो है वो कर्ज के बोझ पर चले गए थे।
और इस तरह बाजार और वाणिज्य के आदिवासी अपने गरीबी और सारी मुसीबतों का जड़ मानते थे। यानी अगर वो बाजार नहीं जाएंगे तो कोई चीज खरीदेंगे नहीं, है ना, खरीदेंगे नहीं तो उनके लिए अगर वो बाजार जाते हैं कुछ खरीदना है तो खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए व्यापारी या महाजनों के पास जाते थे, जिसके वजह से महाजन या व्यापारी जो है उन्हें मतलब अपने मुताबिक वो भारी कीमतों पर शुद्ध देते थे, जिसकी वजह से आदिवासी या जनजाति लोग जो है कर्ज के बोझ पर दबे चले गए। अब देखते हैं बच्चों कि कुछ जनजाति जो थे वो जानवर भी पालते थे। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय जानवर पालकर अपना जीवन निर्वाह करते थे, और वे क्या थे, वे चरवाहे थे। तो चरवाहे का मतलब क्या हो गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने पशुओं मवेशियों को चराते थे, यानी जहां ले गए वहां अगर घास खत्म हो गई तो फिर वो अपने मवेशियों को चराने के लिए दूसरे मैदानी इलाका या पहाड़ी इलाका में चले जाते थे। तो वे चरवाहे थे जो मौसम के अनुसार मवेशियों या भेड़ों को पालते थे एवं झुंड लेकर यहाँ से वहां जाते थे। यानी घास जहां पर है वहां पर चराए, और मौसम जैसा रहा, अगर ठंडा मौसम आ गया तो वह मैदानों की ओर जाते थे, और गर्मी मौसम आ गया तो वह पहाड़ों की ओर चले जाते थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि पंजाब के वन गुज्जर लोग जो है वह जो थे वह भेड़ का जो है पालन करते थे। आंध्र प्रदेश के लगाड़िया जो जनजाति है वो गाय भैंस को पालते हैं। कुल्लू के गद्दी समुदाय जो होते हैं वो गडेरिया का काम करते हैं, और कश्मीर के बकखाल जो जनजाति है वो बकरियां का पालन करते हैं। तो यह प्रायः चरवाहे के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। आपके भी आसपास में देखेंगे कभी जो है जनजाति लोग गडेरिया के रूप में आते होंगे, जो अपने भेड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पालने घास खिलाने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान गुजर बसर करते थे। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ जनजाति ऐसी भी थी जो एक जगह टिक कर खेती भी करते थे। तो यहाँ देखेंगे 19वीं सदी के पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीला जो था वो अस्थायी होकर खेती करना चालू कर दिया। वे बार बार जगह बदलने के बजाय वो साल दर साल एक जगह पर खेती करते थे। वे वनों का जो है वह इस्तेमाल करने लगे, जिससे उनको अधिकार भी मिलते जा रहे थे। यानी जो जनजाति समुदाय था वो अस्थायी होकर खेती बाड़ी करने लगा और जंगलों का वो इस्तेमाल करने लगे, तो जंगलों पर भी उनका एक अधिकार मिलने लगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जंगल पर ज्यादातर उन लोग का ही अधिकार है। एक चीज जानेंगे बच्चों कि बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। यानी जमीन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता था, बल्कि उस कबीले के जितने भी लोग हैं वह सारी संपत्ति होती थी। यानी जो भी संपत्ति है या वन है या खेत है तो उसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर पूरे कबीलों का अधिकार, पूरे कबीले के लोगों का अधिकार होता था। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिससे सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया। यानी जो पहले आके जमीन का साफ किया उसी कुल के जो वंशज होते थे उन पर उसी का अधिकार हो गया। अभी जैसे आपके दादाजी अगर आ गए उस जंगल में और उस जंगल को साफ करके खेती बनाए तो उसके जो वंशज होंगे उन्हीं का उस पर अधिकार होगा। लिहाजा जमीन पर सभी को बराबर हक होता था। ठीक है, यानी उस जमीन पर सारे लोगों का बराबर संपत्ति का हक होता था। इसमें देखेंगे कि अस्थायी कृषक की श्रेणी में जो है संस्थाल, उरांव, झारखंड में संस्थाल, उरांव, हो तथा खड़िया भी आते थे। और वे क्या करते थे कि हल बैल के साथ खेती करते थे एवं सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों का उपयोग करके वो अस्थायी खेती करते थे।
यहाँ पर एक चीज जानेंगे बच्चों कि ब्रिटिश अफसरों को गौड़ और संस्थाल, चूंकि वो अस्थायी रूप से खेती करते थे तो उनका एक अलग तरह का स्टैंडर्ड था, और जो इधर उधर घूम कर रहते थे, जंगलों में जाकर रहते थे, तो उसका रहन सहन कुछ अलग था। तो अंग्रेजों को ये समझ में आया कि जो इधर उधर जो जनजाति घूम कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसको एक जगह पर अस्थायी किया जाए ताकि वह सभ्य हो। यानी अंग्रेज ये कहते थे कि जो अस्थायी रूप से खेती करते थे वो उसको सभ्य मानते थे, और जो इधर उधर घूमते रहते थे, घूमकर अपना जीवन निर्वाह करते थे, उसको असभ्य मानते थे। तो ब्रिटिश अफसर जो है वो ये चाहते थे कि जो जनजाति इधर उधर घूमकर अपना जीवन व्यतीत करती है उसको अस्थायी रूप से एक जगह पर निवास कराकर उसे सभ्य बनाया जाए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जनजाति समूह किस तरह का जीवन जीते थे। तो वह कुछ जनजाति झूम खेती करते थे, कुछ जनजाति शिकारी और संग्राहक थे, कुछ शिकारी जानवरों को पालते थे, और कुछ जनजाति जो है वह एक जगह पर स्थिर होकर अस्थायी होकर खेती करते थे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जनजातियों का समूह इस तरह से अपना आर्थिक जीवन व्यतीत करता था। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मन से पढ़ाई करें। धन्यवाद।